Hey dear students, how are you all? So in today's class, dear students, we are going to solve vapor pressure. All right. So कैसे हो आप लोग? मज़े में? तो आज बच्चों हम लोग वेपर प्रेशर को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। सर आपने जो स्पेलिंग लिखा है ना वो स्पेलिंग गलत है। बेटा बेटा स्पेलिंग गलत नहीं है। कई बार ब्रिटन्स में या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में वैपर का जो स्पेलिंग होता है ना वो लिखा जाता है VAPOUR। ये ध्यान रखना, ये बच्चों ब्रिटिश स्पेलिंग है। सो वैपर प्रेशर जो आप लिखते हो ना वो बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हो। दैट इज़ अ स्पेलिंग डिफरेंस। जब आप US इंग्लिश लिखते हो तो या आप VAPOR यूज़ करते हो। एंड जब भी आप कोई बुक देखो जहाँ पे VAPOR लिखा हो या फिर कोई क्वेश्चन पेपर देखो जहाँ पे VAPOR लिखा हो तो वो डिफरेंट नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है बच्चों। ओके। इसे कई बार इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर से भी डिफाइन किया जाता है। ओके। अब एग्जैक्टली वेपर प्रेशर चीज़ क्या है? ओके, तो वेपर प्रेशर एग्जैक्टली चीज़ क्या है वो समझना है ना। तो सबसे पहले आपको इवापोरेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते एक फिगर ड्रॉ करेंगे। मेरे साथ ध्यान रखना, सारे बच्चे यहाँ पे ही ध्यान देके और कुछ काम नहीं करना। 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे केमिस्ट्री ऊपर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहली चीज़ आती है वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस। ओके, अब ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? वॉलेटाइल सब्सटेंस वो चीज़ है बच्चों जो इजीली क्या हो सके, इजीली वेपर बन पाए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, पेट्रोल। पेट्रोल का एग्जांपल ले लो। कभी देखे हो पेट्रोल को? पेट्रोल को आपने खुला हवा में छोड़ दिया, क्या होगा? वो थोड़े टाइम के बाद तो इवापोरेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पेट्रोल ही नहीं बचेगा। पानी देखे हो? पानी को खुला छोड़ दो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या हो जाएगा? पानी इवापोरेट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि सर जी ये जो ओशियन में तो पानी बहुत ज़्यादा है वो क्यों इवापोरेट नहीं होता? तो वो इसलिए इवापोरेट नहीं होता क्योंकि ओशियन का जो पानी है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंटर एच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन के रहेगा, तो वो पानी इतना ज़्यादा इवापोरेट नहीं हो सकता। ओके, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब बात आती है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, अब ये नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या चीज़ है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, देखो कई बार क्या होता है, अगर आपने अच्छे से टॉपिक को समझ लिया ना तो आपका तो काम हो गया अच्छे से। अब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या चीज़ है बच्चों? जो इजीली इवापोरेट ना हो पाए। क्या होता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बच्चों? नॉन वॉलेटाइल मतलब इजीली इवापोरेट नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? इजीली नो इवापोरेशन। इवापोरेशन जो होता है बच्चों वो नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप एग्जांपल ले लो, शुगर। ओके, शुगर जो होता है, आप सॉल्ट जो होता है, क्या कभी देखे हो शुगर या सॉल्ट को डायरेक्टली इवापोरेट होते हुए? सॉल्ट को खुला छोड़ दिया आपने लेके, आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद आके देखा तो सॉल्ट तो उड़ गया। कभी देखा है? नहीं होता, नहीं होता वो वाली चीज़। वो इजीली इवापोरेट, बेसिकली इवापोरेट ही नहीं होता। इजीली वर्ड यूज करना ही नहीं है यहाँ पे आपको। क्लियर? सबसे पहले दो टॉपिक को यहाँ पे समझना है, वॉलेटाइल, दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों नॉन वॉलेटाइल। सो दो टॉपिक में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात आती है डिस्कशन, वेपर प्रेशर कौन शो करेगा? तो कौन सी चिड़िया वेपर प्रेशर शो करेगी? तो हमारी वॉलेटाइल सब्सटेंस वाली जो चिड़िया है ना, यही शो करेगी वेपर प्रेशर। देखो कैसे कैसे शो करती है वो, देखना है। मैंने बच्चों यहाँ पे कंटेनर लिया। ओके, मतलब एक छोटा सा बीकर ले लिया। इस बीकर में मैंने पानी भरा। पानी तो ब्लू होता है, हमारे प्यारे हनी सिंह जी ने बताया था हमको। ओके, तो यहाँ पे मैंने पानी भर दिया। देखो टॉपिक को जितना इजी बनाया उतना आपको मज़ा आएगा। टॉपिक समझना है आपको, टॉपिक को मगअप नहीं करना, टॉपिक को समझना है एग्जैक्टली क्या होता है। पानी भर दिया, देखो पानी भरा, मैंने देखा आपने पानी भरा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहा हूँ। आप भी एक अच्छे खासे ढक्कन ही हो ना, जो काम नहीं करता वही बच्चा ढक्कन, बाकी सारे बच्चे अच्छे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया। अब होगा क्या? मैंने इसे छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया मैंने, 5 घंटे 6 घंटे छोड़ दिया। अब होगा क्या? जैसे आप जानते हो कि ये सारे जो पार्टिकल्स है ना, अंदर वाले पार्टिकल्स, वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, मैंने बताया हुआ था ये सारी चीज़।
आपको समझाई थी, लिक्विड के पार्टिकल तो एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। अगर जो एनर्जेटिक पार्टिकल है वो क्या करेगा, मोशन करेगा, घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहा, वो घूमते 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 सटाक से बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकला, अंदर जब तक था लिक्विड था, बाहर आया गैस बन गया। ये क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आया गैस बन गया। अब गैस का जो पार्टिकल रहता है वो क्या करेगा बच्चों, घूमता रहेगा। गैस के पार्टिकल के पास तो लिक्विड के पार्टिकल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रहती है, तो वो क्या करेगा, वो भी घूमता रहेगा, वैसे 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 घूमता रहा। अब दो पॉसिबिलिटी है बच्चों यहाँ पे, एक पार्टिकल नहीं आएगा, मैंने एक शो किया है बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पार्टिकल्स आए वो जब वापिस आ रहे थे तो उनको जब लिक्विड फेज में वापिस जाना था तो ये वेपर ने ये वाली सरफेस पे एट द टाइम ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम उन लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाया बच्चों, प्रेशर लगाया। उसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। उसे क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। सबसे पहली चीज क्या है, वेपर प्रेशर कौन शो करेगा, तो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सब्सटेंस ही शो करेंगे, जो अपने आप इवापोरेट होने की कैपेसिटी रखते हो वही क्या शो कर सकते हैं बच्चों, वही वेपर प्रेशर शो कर सकते हैं। अब देखो, अब सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, जितना वेपर ज्यादा, लाओ कलर चेंज कर दो, ओके, जितना वेपर ज्यादा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। दिमाग में गया ना मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आया कि जितना वेपर ज़्यादा बना उतना वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिटर्न होते वक्त ये सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। इसको स्ट्राइक करना है, वो स्ट्राइक के दौरान जो प्रेशर बनता है ना उसे ही हम बच्चों बताते हैं वेपर प्रेशर। अब कंडीशन ये आती है कि वेपर प्रेशर या फिर वेपर कैसे बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, अगर आपने इस लिक्विड को क्या दिया, बाहर से अच्छा खासा बर्नर लगा दिया, हीट देना शुरू कर दिया ना, हीट दिया तो टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो आपने यहाँ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से उसकी एनर्जी में इंक्रीज किया बाय अकॉर्डिंग टू 3/2 केबीटी वाले रूल से। आपने टेम्परेचर दिया, एनर्जी बढ़ा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फास्ट घूमने लगे। मॉलिक्यूल्स इतने फास्ट हो गए ना कि वो अपना सरफेस छोड़ के बहुत फास्ट गैसियस स्टेट में आ रहे हैं। मतलब कि अब आपके पास वेपर कैसी आ रही है बच्चों, वेपर ज़्यादा आ रही है, मोर वेपर, मोर ज़्यादा वेपर आ रही है। अब ज़्यादा वेपर आएगी तो वीपी हाई बनेगा। वीपी कैसा बनेगा, हाई बनेगा। मतलब हीट देने से, हीट प्रोवाइड करने से वीपी यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये पॉइंट लिखो, चलो लिखो बच्चों मेरे साथ, नोट में लिखो, मैं लिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही आपने क्या किया, एज वी आर प्रोवाइडिंग हीट और टेम्परेचर टू अ volatile substance, more vapor is formed. As a result, at the time of thermodynamic equilibrium, more vapor pressure is exerted. More vapor pressure is exerted. समझ में आ गया? अब दूसरी एक चीज, कौन सा लिक्विड ज्यादा वीपी शो करेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास दो लिक्विड है बच्चों, एक है मेरा H2O, पानी पानी, ओके, H2O। दूसरा मेरे पास है बच्चों इथेनॉल, ETOH, इथेनॉल यानी कि ETOH। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। मेरे पास बच्चों यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, एक मैंने लिया पानी, दूसरा लिया मैंने इथेनॉल। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि किसका वीपी ज़्यादा, किसका वीपी ज़्यादा, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया, तो मुझे इसे सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले तो दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाना है, देखो इन दोनों में से किसका वेपर ज़्यादा बनेगा ना, वो क्वेश्चन है।
सबसे पहली चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं मालूम, मैं बता देता हूं चलो, 78 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है? इसका बॉइलिंग पॉइंट तो लोअर है बच्चों, सही है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिया पानी, यहाँ पे मैंने लिया बच्चों पानी, एंड यहाँ पे मैंने लिया इथेनॉल। ध्यान से टॉपिक को समझना, मैंने यहाँ पे दोनों को हीट देना शुरू कर दिया, दोनों को मैंने हीट देना शुरू कर दिया। पहला टेम्परेचर पहुंचा 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। दूसरा पहुंचा बच्चों टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा 78 जब पहुंचा होगा, ध्यान से देखना, 78 जब पहुंचा होगा तो इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर बन के आ चुके होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल देखो वेपर बन के आ गए, क्योंकि 78 तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, 78 तो इथेनॉल का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत सारे मॉलिक्यूल वेपर बन के आ गए, पर जब 78 पहुंचा होगा तो यहाँ पे उतने मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बच्चों? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? वेरी गुड, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है। अब तीसरा टेम्परेचर पहुंचा 90, जब 90 पहुंचा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा वेपर फॉर्म हो गए। अब जब 100 पहुंचा तब तो यहाँ पे जगह ही नहीं बची, इतना ज़्यादा वेपर बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेपर बनना शुरू हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, मोर वेपर प्रेशर, कैसा रहेगा? मोर वेपर प्रेशर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है उसका वेपर प्रेशर बच्चों ज़्यादा आता है। ये समझ में जाएगा, ये चीज़ समझ में आएगी आपको। फटाफट से इसको कॉपी में लिखो। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों कि फॉलोइंग लिक्विड्स दिए जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर को कंपेयर करना है। तो वेपर प्रेशर कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर कर लेना, ओके। दूसरा कंडीशन क्या है? अब मान लो मेरे पास एक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। मेरे पास यहाँ पे दूसरी चीज़, आपको जो दूसरी कंडीशन है कि कब वीपी बढ़ेगा, कब वीपी बढ़ेगा। तो दूसरा कंडीशन है, मान लो एक लिक्विड मैंने लिया, ये वाला, चलो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। एक लिक्विड मैंने लिया, ओके, यहाँ पे एक लिक्विड ए भरा मैंने, दूसरा मैंने यहाँ पे बच्चों लिक्विड बी भरा, यहाँ पे मैंने बच्चों लिक्विड बी भरा। अब ध्यान से आप समझना, लिक्विड ए के जो पार्टिकल्स है ना, इन लोगों के बीच में, ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, उसका वैल्यूज मैंने आपको दे दिया 50 किलो जूल। वो 50 किलो जूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब यहाँ पे बी के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था, वो मान लीजिए यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था बच्चों, वो मान लीजिए 100 किलो जूल लग रहा था। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, चलो खुद से दिमाग लगाओ। जिसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो बॉन्ड कैसा होगा? हाँ सही है, स्ट्रॉन्गर होगा। ये बॉन्ड कैसा होगा? सही है बच्चों, वीक होगा। ओके, अब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी भी कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जो बॉन्ड बच्चों वीक है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी कैसा लगेगा? कम लगेगा। मतलब कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, एंड ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। अगर इजीली ब्रेक हुआ तो ये इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब कि इन लोगों के केस में वेपर ज़्यादा बनेगी। वेपर कैसे बनेगी बच्चों? ज़्यादा बनेगी। मतलब कि इसके केस में वीपी कैसा आएगा? हाई आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जब भी आप कोई भी लिक्विड देखोगे जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा हो पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब समझ लेना कि वेपर प्रेशर ज़्यादा जाएगा। वेपर प्रेशर कैसा जाएगा बच्चों? ज़्यादा जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? अब बेसिकली
The vapor pressure of any substance increase non-linearly with the temperature according to Clausius-Clapeyron relationship. बट ये आपके सिलेबस में ही नहीं है ना, तो इसके ऊपर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता यहाँ पे. ओके, सो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब कई बार होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर वीपी का यूनिट क्या है, तो चलो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ. वीपी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बच्चों एक टाइप का प्रेशर ही है ना. या फिर आप ले लो केजी मीटर इनवर्स सेकेंड रेस टू -2, ये भी ले लो चलेगा. ओके, आप चाहो तो पास्कल ले लो, तो पास्कल भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बेसिक यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं. अब दूसरी एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको काम आएगी जब आप फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करोगे. जेई नीट के लिए भी काम रहेगा ये टॉपिक. ओके, एक छोटा सा नाम है जो मुझे आपको समझाना है. जब वेरी लो वेपर प्रेशर की बात आती है, वेरी लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग कंडीशन 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 इफ्यूजन सेल लिखो बुक में. कंडीशन इफ्यूजन सेल मेथड से वेरी लो वीपी फाइंड किया जाता है. वेरी लो वीपी ऑफ सॉलिड भी वीपी देता है. मैंने बताया जो भी सब्सटेंस वॉलेटाइल होगा वो आपको क्या देगा, वीपी देगा. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, सही है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखना. आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर बच्चों टॉपिक समझ में आया तो इसे लाइक ज़रूर लगाना. एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सरफेस टेंशन सॉल्व करेंगे. उसके बाद में आपको एंड्रू का लिक्विफेक्शन वाला ग्राफ भी समझा दूंगा. एंड इस चैप्टर से आपको बेसिकली चार्ल्स, गैल्यूसेक, बॉयल एंड एवोगेड्रो के न्यूमेरिक सॉल्व करने हैं, और कुछ नहीं करना आपको. समझ में जा रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ. सो बेस्ट ऑफ लक. इतना अच्छे से पढ़ाई कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, and don't forget to comment this lecture. Okay, bye bye, thank you, see you soon. We know that when we have some substance in a liquid state, it has enough kinetic energy for the molecules to move past each other, but still not enough energy for the molecules to completely move away from each other. So for example, this is a liquid, maybe they're moving in that direction. These guys are moving a little bit slower in that direction. So there's a bit of this flow going on, but still there are bonds between them. They kind of switch between different molecules, but they want to stay close to each other. There are these little bonds between them, and they want to stay close. And then if you increase the average kinetic energy enough, or essentially increase the temperature enough, and then overcome the heat of fusion, we know that all of a sudden, even these bonds aren't strong enough to even keep them close, and the molecules separate, and they get into a gaseous phase. And there they have a lot of kinetic energy, and they're bouncing around, and they take the shape of their container. But there's an interesting thing to think about. Temperature is average kinetic energy. Temperature is average kinetic energy, which implies, and it's true, that all of the molecules do not have the same kinetic energy. That, maybe, let's say even they did, then these guys would bump into this guy, and, think of them as billiard balls, and they transfer all of the momentum to this guy. Now this guy has a ton of kinetic energy. These guys have a lot less. This guy has a ton. These guys have a lot less. There's a huge distribution of kinetic energy. And if you look at the surface atoms, or the surface molecules, and I care about the surface molecules because those are the first ones to vaporize, or I shouldn't jump the gun. They're the ones capable of leaving if they had enough kinetic energy. If I were to draw a distribution of the surface molecules, let me draw a little graph here. So in this dimension, I have kinetic energy, and on this dimension, this is just the relative concentration. And this is just, my best estimate, but it should give you the idea. So there's some average kinetic energy at some temperature, right? This is the average kinetic energy. And then the kinetic energy of all the parts, it's going to be a distribution around that. So maybe it looks something like this. A bell curve. And you could watch the statistics videos to learn more about the normal distribution. But I think the normal distribution
This is supposed to be a normal, so it's just get smaller and smaller as you go there. And so at any given time, although the average is here, there are some molecules that have a very low kinetic energy. They're moving slowly, or maybe they have, well, let's just say they're moving slowly. And then at any given time, you have some molecules that have a very high kinetic energy, maybe just because of the random bumps and that it gets from other molecules. It's accrued a lot of velocity, or at least a lot of momentum. So the question arises: are any of these molecules fast enough? Do they have enough kinetic energy to escape? And so there is some kinetic energy. I'll draw some threshold here, where if you have more than that amount of kinetic energy, you actually have enough to escape if you are a surface atom. Now, there could be a dude down here who has a ton of kinetic energy. But in order for him to escape, you'd have to bump through all of these other liquid molecules on the way out. So in fact, he probably won't escape. It's the surface atoms that we care about, because those are the ones that are interfacing directly with the pressure outside. So let's say this is the gas outside. It's going to be much less dense. Well, it doesn't have to be, but let's assume it is. Right, so these are the guys that kind of can escape into the air above it, if we assume that there's some air above it. So at any given time, there's some fraction of the particles, of the molecules, that can escape. So your next question is, hey, well, doesn't that mean that they will vaporize or they will turn into gas? And yes, it does. So at any given time, you have some molecules that are escaping. And with those molecules, what it's called is evaporation. And this isn't a foreign concept to you. If you leave water outside, it will evaporate, even though outside, hopefully in your place, is below the boiling temperature, or the normal boiling temperature of water. The normal boiling point is just the boiling point at atmospheric pressure. If you just leave water out, over time, it will evaporate. So some of these molecules, what happens is, some of these molecules that have unusually high kinetic energy do escape. They do escape. And if you have your pot or pan outside, or even better, outside of your house, then what happens, they escape, and then the wind blows. The wind will blow and then blow these guys away. And then a few more will escape. The wind blows and blow them all away. And a few more escape, and the wind blows and blows them all away. So over time, you'll end up with an empty pan that once held water. Now, the question is, what happens if you have a closed system? Well, we know, I mean, we've all done that experiment, either on purpose or inadvertently, leaving something outside and seeing that the water will evaporate. What happens in a closed system where there isn't wind to blow away? So let me just draw. Nope. There you go. Let's say a closed system, and I have, it doesn't have to be water, but I have some liquid down here. Some liquid down here. And there's some pressure from the air above it. Let's just say it was at atmospheric pressure. It doesn't have to be. So there's some air, and the air has some kinetic energy over here. And so, of course, do the water molecules. And some of them start to evaporate. So some of the water molecules that have, are up here in the distribution, they have enough energy to escape. So they start hanging out with the air molecules, right? Now something interesting happens. This is the distribution of the molecules in the liquid state. Well, there's also a distribution of the kinetic energies of the molecule in the gaseous state. Just like, different things are bumping into each other and gaining and losing kinetic energy down here, the same thing is happening up here. So maybe this guy has a lot of kinetic energy, but he bumps into stuff and he loses it, and then he'll come back down. So there's some set of molecules. I'm doing another set of blue. These are still the water, or whatever, the fluid we're talking about, that come back from the vapor state back into the liquid state. And so what happens is this evaporation, there's always a bit of evaporation, and there's always a bit of condensation, because you always have this distribution of kinetic energies. There's some, at any given moment in time, out of the vapor above the liquid, some of the vapor loses its kinetic energy, and then it goes back in the liquid state. Some of the surface liquid gains kinetic energy by random bumps and whatever else, and goes into the vapor state. And the vapor state will continue to happen until you get to some type of equilibrium. And when you get that equilibrium, you're at some pressure up here. So let me see, some pressure. And the pressure is caused by these vapor particles over here. These vapor particles right here. And that pressure is called the vapor pressure.
Vapor pressure. I want to make sure you understand this. So the vapor pressure is the pressure created and this is at a given temperature. At a given temperature for a given molecule. A given temperature for a given molecule, right? Every molecule or every type of substance will have a different vapor pressure at different temperatures. And obviously every different type of substance will also have different vapor pressures. But for a given temperature in a given molecule, it's the pressure at which you have a pressure created by the vapor molecules where you have an equilibrium. We have just as many things vaporizing as things going back into the liquid state. And we learned before that the more pressure you have, the harder it is to vaporize even more, right? We learned in the phase state things that if you are at 100 degrees at ultra high pressure, you would still, and you were dealing with water, you would still be in the liquid state. So the vapor creates some pressure, and it'll keep happening depending on how badly this liquid wants to evaporate, but it keeps vaporizing until the point that you have just as much, I guess you could kind of view it as density up here, but I don't want to think. You have just as many molecules here converting into this state as molecules here converting into this state. So just to get an intuition of what vapor pressure is or how it goes with different molecules, molecules that really want to evaporate. So want to evaporate. Want to evaporate. And so why would a molecule want to evaporate? It could have high kinetic energy. So this would be at a high temperature. It could have low intermolecular forces, right? It could be molecular. Obviously, like the noble gases have very low molecular forces, but in general, most hydrocarbons, or gasoline or methane, or all of these things, they really want to evaporate because they have much lower intermolecular forces than, say, water. Or they could just be light molecules. Light molecules. And you could look at the physics lectures, but kinetic energy, it's a function of mass and velocity. So you could have a pretty respectable kinetic energy, but because you have a high mass and a low velocity. So if you have a light mass and the same kinetic energy, you're more likely to have a higher velocity. You could watch the kinetic energy videos for that. But something that wants to evaporate, it's a lot of its molecules. Let me do it in a different color. Something that wants to evaporate really bad, a lot more of its molecules will have to enter into this vapor state in order for the equilibrium to be reached. Let me do it all in the same color. So the pressure created by its evaporated molecules is going to be higher for it to get to that equilibrium state. So that it has high vapor pressure. So high vapor pressure. And on the other side, if you're at a low temperature, or you have strong intermolecular forces, or you have a heavy molecule, then you're going to have a low vapor pressure. For example, iron has a very low vapor pressure because it's not vaporizing while let me think of something. Carbon dioxide has a relatively much higher vapor pressure. Much more of carbon dioxide is going to evaporate when you have it. Well, I really shouldn't use that because you're going straight from the liquid to the solid state. But I think you get the idea. And something that has a high vapor pressure that wants to evaporate really bad, we say it has a high volatility. You've probably heard that word before. High volatility. High volatility. So for example, gasoline has it's more volatile than water, and that's why it evaporates, and it also has a higher vapor pressure. Because if you were to put it in a closed container, more gasoline at the same temperature will enter, and the same atmospheric pressure will enter into the vapor state. And so that vapor state, the vapor state will generate more pressure to offset, will have to generate more pressure to offset the natural inclination of the gasoline to want to escape than in the case with water. Now, an interesting thing happens when this vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So right now, this was our closed container, and we had some, you have the atmosphere here at a certain pressure. And let's say until now, we've assumed that the atmosphere was at a higher pressure. So it was, for the most part, keeping these molecules contained. Maybe some atmosphere molecules are coming in here, and maybe some of the vapor molecules are escaping a bit. But it's keeping it contained because this is at a higher pressure out here than this vapor pressure. And of course, the pressure right
right here at the surface of the molecule, it's going to be the combination of the partial pressure due to the few atmospheric molecules that come in plus the vapor pressure. But once that vapor pressure becomes equal to that atmospheric pressure, so it can press out with the same amount of force, you can kind of view it, or the force per area. So then the molecules can start to escape. It can push the atmosphere back. And so you start having a gap here. You start having a vacuum. I don't want to use exactly a vacuum, but since the molecules escape, more and more of these molecules can start going out. And at that point, you've reached the boiling point of the substance, when the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. Now, just to get a sense of what some of this means, let's look at the vapor pressure for water. This is water right here. H2O. I should do that in black. H2O. And so you see, at 760, so atmospheric pressure, we're in torrs now, but that's just a different 760 torrs is equal to 1 atmosphere. So that's about right. That's about right there. So it's 1 atmosphere. So at atmospheric pressure, the vapor pressure at 100 degrees Celsius for water, the vapor is at 100 degrees Celsius for water. Or I guess another way to put it, at 100 degrees Celsius, you have 760 torr of vapor pressure, which is exactly the atmospheric pressure or 1 atmosphere at sea level. So at 100 degrees, vapor pressure is equal to atmospheric, or sea level atmospheric, sea level. And so you're going to boil, which we all know is true. And then if you have at lower temperatures, your vapor pressure is going to be lower than the atmospheric pressure, right? Let's see, look here, it looks like 300 something. But then what happens? If you lowered the atmospheric pressure enough, if you were to pump air out of the container or whatever low enough, and then so if you brought the atmospheric pressure down to this vapor pressure, then again you will have boiling. And we saw that in the phase change diagrams, that you can boil something at a lower temperature if you lower the atmospheric pressure. And that's because you're lowering the atmospheric pressure to the vapor pressure of the substance. And here's a comparative chart and this is interesting. You see that this is kind of a exponential increase with temperature of vapor pressure. And that's because, if you think about that distribution we did before, this is at 1 kinetic energy. If you increase the amount of kinetic energy, then your distribution will look like this if the temperature has gone up. And now you have a lot more. It's not just linear. You have a lot more particles that can now escape and have the kinetic energy to evaporate. And you can see it's this exponential increase as you increase the temperature. Now here is another chart, and you say, hey, where does that exponential increase go? And that's because this is a logarithmic chart. You can see the scale. It goes it increases with exponentially as opposed to linearly. So it goes from 0.1 to 10 so equal distances are actually up by a factor of 10. So that's why you don't see that logarithmic move. But these are just for different substances. Propane, you see at any given, so let's go like a decent temperature. Let's go 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius, propane has the highest vapor pressure. So this is 1 atmosphere. So propane will actually evaporate, will actually boil at 20 degrees Celsius. It'll actually completely boil and go into the gaseous state because its vapor pressure is so much higher than atmospheric pressure if we're assuming we're at sea level. And then you could do that for different molecules. Methyl chloride is the next one. Slightly lower vapor pressure, but still very volatile. It would still definitely boil and turn into the gaseous state at 20 degrees Celsius if we're at sea level, because sea level is right there. And let's see, at sea level, if you wanted to keep something, so sea level is this pressure. If you wanted to keep, let's say, methyl chloride, in the liquid state, or in equilibrium with the liquid state instead of boiling, you would have to be at least at around, what is this, minus 25 degrees Celsius in order for that to, propane, even at minus 25 degrees, is still in the gaseous state because its vapor pressure is still higher. And then, of course, if you go on to the, if you butane, for example, butane I think is what they put, butane is what they put in, I think they put it in lighters, but butane will be in the liquid state as long as you're at around
roughly 0 degrees. And in a lighter, you might say, oh, it's in a liquid state. They probably increase the pressure. So the pressure in the lighter is probably something higher. Maybe it's at 2 atmospheres or something, so that the butane is at room temperature, will stay in the liquid state. Who knows? I don't know what the pressure is in there. But there's just an interesting chart to look at, that there's actually a bunch of different vapor pressures. You can see at atmospheric pressure what's likely to be a gas or a liquid at different temperatures. And then you can see at different temperatures which are the things that are most volatile and how much do you have to increase or decrease the pressure to evaporate something or to boil it. Anyway, hopefully you found that useful. Vapor pressure, it's something that we encounter every day, and I'll see you in the next video.